नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने प्रोग्राम में आने वाली गलती को बग कहते हैं, सॉफ्टवेयर वाले को फॉल्ट कहते हैं, ये सब हम देख चुके थे, इसके बारे में जिक्र नहीं करूँगा। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक लाइन बताता हूँ जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इस पेज से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, वैसे एक और चीज़ बताता हूँ तो उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, टॉपिक में पूरा पढ़ाते चलूँगा, मगर कुछ विशेष पॉइंट जिसको कोई टॉपिक में कवर नहीं हो पाता है और उससे क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं बीच बीच में आपको डाल के दे दूंगा, तो आप हमेशा उसको अलग से नोट डाउन करके लिखिए, क्योंकि ये विशेष पॉइंट ही आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलाएंगे बाकी और बच्चों से। ठीक, तो आप लिखेंगे सबसे पहले इसमें कि दो तरीके के होते हैं कोड। क्या सर? कोड, जो हम कोड लिखते हैं सर, एक होगा आपका सर सोर्स कोड, और जब मैं होता आपको डरने का जरूरी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। और एक है आपका सर ऑब्जेक्ट कोड। सर सोर्स मतलब स्रोत, कुट भाषा, ये आपका उद्देश्य। ऐसा पूछेगा नहीं, मगर बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर आप तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। भाई कंप्यूटर साइंस ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें इंग्लिश में ही टर्म्स पूछते हैं, आपको इसका हिंदी भी ऐसे ही लिख के देगा सोर्स को या ऑब्जेक्ट को कि और बताइए ऑब्जेक्ट कोड कौन सा है, या ऑब्जेक्ट कोड का मतलब आप क्या है। तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ऐसे ही लिखेगा, व्हाट्सएप वाले लैंग्वेज में ही लिख के देगा आपको, है ना। इसलिए आपको ये लैंग्वेज जानना ज़्यादा जरूरी है, ना कि हिंदी इसका। ठीक, चलिए तो उद्देश्य कुट हो गया। चलिए सर, अब पहला क्वेश्चन आता है सर दो का आप जिक्र करें, एक सोर्स कोड, एक सर ऑब्जेक्ट कोड। सर सोर्स कौन है, आप बताइए सोर्स कौन है। सर किसी भी चीज़ का सोर्स तो सर मैं हूँ। कहने का मतलब मैं क्या, यहाँ बात हो रही है एक आदमी की, एक और कंप्यूटर की। ठीक है, ये हूँ मैं, हंसता खेलता खिलखिलाता। ये हमारे पोप्लूडॉन, ये बड़े ही मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्नचित है हमारे पोप्लूडॉन। ये हमारे गोगिया सरकार बड़े ही मुस्कुराहट के साथ हैं ये। और यहाँ पे हमारा है दूसरा क्या, हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं सर, तो एक आदमी और एक कंप्यूटर ही होगा। यहाँ पे हमारा है ये कंप्यूटर, CPU उसका, CPU में डालने के लिए, कैसेट डालने के लिए जगह सर। यहाँ पे कीबोर्ड है सर, ये इंटर बटन सर, ये स्पेस बार सर, सबसे लंबा बटन स्पेस बार सर। यहाँ सर न्यूमेरिक बटन सर, ये सब पूछता है इसलिए बना रहा हूँ मैं। ठीक, यहाँ पे आपका सर माउस हो गया सर। ठीक, सब जुड़ा हुआ है इससे। चलिए अब बताइए कि हम जब कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो सर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो दो ही चीज़ होगा यहाँ पे सर। या तो मैं आदमी हूँ जो टेबल में बैठा हूँ मस्त ऐसे और ऐसे से टाइप कर रहा हूँ, और सर एक मेरे सामने जो है वो कंप्यूटर है जिसमें टाइप हो रहा है। तो सर उसमें टाइपिंग कर कौन रहा है, उसमें टाइपिंग जो इनपुट जा रहा है उसका सोर्स कौन है। सर जो टाइपिंग कर रहा है उसका सोर्स तो सर मैं हूँ, ह्यूमन है, इंसान है। अर्थात जो लैंग्वेज या जो कूट या जो चीज़ इंसानों के द्वारा समझी जा सके, जो इंसानों के द्वारा बनाई जा सके, जो इंसान जिस चीज़ को खुद से करते हैं, वो है आपका सोर्स कोड। मतलब मैं सिस्टम सब डाल रहा हूँ तो मैं ही सोर्स हूँ ना, मुझसे ही तो उसमें इनपुट जा रहा है, डाटा जा रहा है। हाँ सर, तो सोर्स कोड होता है आपके ह्यूमन के लिए। और मैंने जो एक्शन डाला उसका प्रोसेस किया कंप्यूटर ने और उसका रिजल्ट बना करके दिया, तो मेरे उद्देश्यों का, मेरा जो ऑब्जेक्ट था, मेरा जो उद्देश्य था, उसका रिजल्ट सामने आया। इसने कहा 2+2 कर दो भाई, हमारे गोगिया सरकार ने कहा कि 2+2 कर दो, तो मैंने इनपुट डाला 2+2, तो इसने कंप्यूटर ने प्रोसेस करके आंसर दिया मुझे 4। तो क्योंकि इसने मेरे उद्देश्य की पूर्ण किया, इसलिए ऑब्जेक्ट कोड या सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है या उद्देश्य कोड कहलाता है। अर्थात सोर्स कोड आप रखेंगे, याद ध्यान रखेंगे ये सोर्स कोड जो होता है दो हिस्से में बढ़ता है कोड, सोर्स कोड और आपका ऑब्जेक्ट कोड। ठीक, जो कंप्यूटर द्वारा आसानी से समझा जा सके, वो आपको ऑब्जेक्ट कोड या आपका ऑब्जेक्ट कोड, और जो इंसान द्वारा समझा जा सके या टाइप किया जा सके या इनपुट किया जा सके, वो आपका सोर्स कोड। ठीक, तो आप दोनों समझ गए अंतर, मशीन इस चित्र से समझ जाएंगे। आप पूछ लेगा
कि सोर्स कोड क्या होता है, इंसानों द्वारा समझी जा सकने वाली, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, मशीनों द्वारा समझी जा सकने वाली, इंसानों द्वारा समझी जा सकने वाली कोड। इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन बना के दे सकता है, तब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सोर्स मैं हूँ, स्रोत मैं हूँ जो उसमें डाल रहा है डाटा, जो समझ सकता हूँ, अर्थात इंसानों द्वारा समझी जा सकने वाली या समझ के उस पर कार्य करने वाली कोड को सोर्स कोड कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली या उस पर कार्य करने वाली कोड को आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट कोड, जिसको आप जानते हैं कंप्यूटर क्या समझता है सर, कंप्यूटर 0-1 के कोड को ही समझता है, और हम सर यहाँ जो प्रोग्राम लिखते हैं हम उसको समझते हैं। अर्थात आपका जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लिखेंगे, जब मान लीजिए C++ में कोई आप प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं तो ये सोर्स कोड कहलाएगा, और जो 0-1 है आपका ऑब्जेक्ट कोड कहलाएगा। अर्थात जितना भी हाई लेवल लैंग्वेज जो सब आता है सब समझिए सोर्स कोड है, और सर जो आपका मशीन लैंग्वेज है वो आपका ऑब्जेक्ट कोड है, ठीक। तो याद रखेंगे ये बात को कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है, हाई लेवल लैंग्वेज, जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज है, यहाँ से अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, सोर्स कोड है, ऑब्जेक्ट कोड है, सोर्स और ऑब्जेक्ट कोड है, सोर्स या ऑब्जेक्ट कोड है। तो आप लिखेंगे सर हाई लेवल लैंग्वेज जो है सर वो है आपका उच्च स्तरीय भाषा जो है सर उच्च स्तरीय भाषा जो है सर वो है आपकी सोर्स कोड। हो गया यहाँ से, हाँ सर। और जो आपका लो लेवल लैंग्वेज जो इतना भी है, जैसे कि आपका मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, दो ही याद रखना है। तो याद रखेंगे उसी चीज़ को कि लो लेवल लैंग्वेज, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे में, लो लेवल लैंग्वेज जो निम्न स्तरीय भाषा है, निम्न स्तरीय जितनी भी भाषा है, जितनी क्या निम्न स्तरीय, सिर्फ दो ही भाषा हमको याद रखना है, एक आपका मशीन लैंग्वेज है, क्या आपका सर असेंबली लैंग्वेज। तो सब आपके ऑब्जेक्ट कोड है। तो निम्न स्तरीय भाषा जो है वो क्या होती है आपकी सर, वो होती है आपकी ऑब्जेक्ट कोड, ठीक। तो याद रहेगा, इसी से क्वेश्चन बनेगा। तो पहले मैंने आपको समझाया कि सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, फिर उससे क्वेश्चन कैसा बनेगा ये मैं आपको बता दिया, और कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है ये भी बता दिया। इस चित्र से आपको एक क्वेश्चन बनेगा, वो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो इस चित्र से क्वेश्चन बनेगा, वो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो। तो इस पेज से आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए भाई, जब ये हो गया तो अब हम आगे आते हैं। पानी नहीं है, उबल गया भाई पानी तो चलिए और कुछ देख लूँ मैं आप लोगों के लिए। चलिए अब आप लोगों को जो बताना है वो बता दूं मैं आगे, ठीक है। देख रहा हूँ क्या और ऐसा बताऊँ आप लोगों को जो आपके काम के लिए हो सही। और ये बताया हूँ बार बार कि भाई क्वेश्चन जो है इसका आप तुरंत टेस्ट सीरीज मारना चालू कीजिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज़ें जो मैं पढ़ाया हूँ उससे क्वेश्चन बनेंगे तो आप घूम जाएंगे, है ना। इनमें से आपको मैं कुछ एग्जांपल लिख के दे दूंगा क्वेश्चन का, तो आपका अभी सर चकरा जाएगा, ठीक। चलिए इसी का एग्जांपल देखते हैं कि आपको कितने लोगों को मेरा पढ़ा हुआ याद है। एक क्वेश्चन बना के देता हूं मैं, निम्न में से और आप सब के सब टाइप कीजिएगा इसका आंसर कमेंट में, कितने पढ़ रहे हैं आप देखता हूं मैं भी। निम्न में से कौन सी भाषा में निमोनिक कोड का उपयोग होता है। आज आप लोगों को दिखाना पड़ेगा ना आप लोग कितने पानी में है भाई, ताकि आप लोगों आँख खुले। ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई। मैं ई भी दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। तो आप पहला लिखेंगे सर इसी में चलिए लिख लीजिए मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज भाषा को बस इसी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सर आपका दूसरा हो जाएगा, मान लीजिए आपका
दूसरा क्या दूँ आप लोगों को मैं, देता हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों को, या चलिए इसी में, हाँ असेंबली लिख लीजिए, इसी में ज़्यादा है तो। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा, इसको भी लिख के मशीन भाषा ही कर देता हूँ, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, फोर्ट्रॉन, एक फार्मूला का उपयोग होता है, फोर्ट्रॉन, कोबॉल, और नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप अपना आंसर टाइप कीजिए, और इसी में जो मैं देना चाहता हूँ, उपरोक्त सभी, ये 6 ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को मैं। सर ये तो नाइंसाफ़ी है सर, इतना सारा ऑप्शन थोड़ी होता है। अरे नहीं होता है तो तैयारी देखो ना कितना पानी में हो तुम लोग। चलो कमेंट करना चालू करो कि निम्न में से कौन सी भाषा में निमोनिक कोड का उपयोग किया जाता है? मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, फोर्ट्रॉन, कोबॉल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त सभी में। और सब के सब इसमें कमेंट कीजिए तुरंत तुरंत, मैं देखूँ कि आप कितने पानी में हैं। और आपको कोई जानता नहीं है ना, कोई आपका पहचान का नहीं बैठा है कमेंट में कि शर्मा रहे हैं टाइप करने से। नहीं सर मेरा गलत हो जाएगा तो मैं शर्माऊंगा, हाँ, ऐसा नहीं करना है। कोई नहीं जानता है, मगर अगर आप आज टाइप करेंगे आंसर तो इससे ये पता चलेगा कि हाँ आप अपने आप को किसी मंच पे रखने के काबिल हैं। आप में वो कॉन्फिडेंट का स्तर है, आप में उतना कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं गलत होऊंगा तो होऊंगा, मगर मैंने बोलने का और अपने आप को सामने रखने का तो क्षमता है। और जो छुपते हैं, डरते हैं, वो कभी किसी मंच में आगे आकर के अपने आप को नहीं रखते हैं, इसलिए उनका कॉन्फिडेंट लेवल, उनका मोराल जो होता है वो बहुत गिर जाता है। ठीक, चलिए हो गया। चलिए अब इसको चेक कीजिएगा आप लोग, इसका आंसर आप लोग खोजिएगा, बताइएगा मुझे, तब मैं अगले नेक्स्ट क्लास जो वीडियो लूँगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं इसका आंसर दे दूँगा आप लोगों को। ठीक है, तब तक मैं देखूंगा ना। और अगर यही बता दूँ, अगर आप लोगों में से इसका कमेंट का इसका आंसर नहीं दिए लोग, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी नहीं बताऊँगा, ये भी बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो में अगर आप लोग कमेंट नहीं किए कि आंसर क्या होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर भी नहीं बताऊँगा। सुन में आया बात ना, तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब हमको आज आगे जो पढ़ना है वो हम पढ़ते हैं। मैं आपको बताया था कि सर एक होता है सर भाषा में, सर एक होता है भाषा, सर एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक होता है सर लो लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा, सर निम्न स्तरीय भाषा। ठीक है सर, उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, दो होता है सर। सर कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर या मशीन जो है सर, वो केवल और केवल लो लैंग्वेज समझती है, तो हाई लेवल लैंग्वेज जब वो समझेगी ही नहीं सर, तो काम कैसे करेगी जो हम लिख रहे हैं। और इंसान जो है सर, माने हम लोग जो यूज़र है सर, यूज़र, ये हम केवल हाई लेवल लैंग्वेज ही समझते हैं। ठीक है सर, क्योंकि यूज़र जो लैंग्वेज लिख रहा है वो मशीन नहीं समझता है, तो हमारा लिखा हुआ नहीं समझेगा, तो हमारा लिखा हुए से वो काम कैसे करेगा सर। तो यहीं पे मैं आपको बताया था सर, यहाँ बीच में एक ठो आता है बड़ा सा, क्या, टी फॉर टैलेंट। और क्या चीज़ का टैलेंट सर, टी फॉर टैलेंट आता है सर। इस हाई लेवल लैंग्वेज को, इस हाई लेवल लैंग्वेज को आपके ट्रांसलेट कर देगा लो लेवल लैंग्वेज में। तो आप जो लिखे हैं, जो इंसान जिस चीज़ को लिखे हैं, यूज़र जिस चीज़ को लिखे हैं, उसको ट्रांसलेट करके हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके लो लेवल लैंग्वेज में बदल देगा। वो कौन करेगा सर, ट्रांसलेटर करेगा सर। ठीक, कौन करेगा सर, ट्रांसलेटर करेगा सर, अनुवादक करेगा सर। ठीक, हो गया। ठीक, ठीक है सर। तो अब हम जिसको पढ़ने, हम हाई लेवल लैंग्वेज सर हम पढ़ चुके, सर लो लेवल लैंग्वेज हम पढ़ और समझ चुके कि इसमें आता है सर आपका मशीन लैंग्वेज आता है, एक असेंबली लैंग्वेज आता है। तो मशीन लैंग्वेज तो डायरेक्ट मशीन समझ लेता है सर, असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सा ऊपर होता है इससे, मगर फिर भी मशीन को समझ आसानी से, थोड़े से मेहनत से समझ लेता है। अर्थात असेंबली लैंग्वेज के लिए भी, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ प्योर फॉर्म में, एकदम शुद्ध फॉर्म में
केवल और केवल मशीन लैंग्वेज ही समझता है, अर्थात असेंबली लैंग्वेज के लिए भी हमको पड़ेगा किसका जरूरत, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज, इसके लिए भी हमको जरूरत पड़ेगा आपके ट्रांसलेटर का। तो असेंबली लैंग्वेज के लिए भी हमको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगा, जबकि मशीन लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर को जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, हाँ सर। चलिए, तो मशीन लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत ऐसे लिख देता हूँ एरो करके ताकि ध्यान रहेगा, नहीं पड़ता है। असेंबली लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ता है। बाकी हाई लेवल लैंग्वेज जितने भी हैं उन सब के लिए ट्रांसलेटर का जरूरत सर पड़ता है। हाई लैंग्वेज जितने भी हैं सर उसके लिए जरूरत पड़ता है। तो कुल मिलाकर के असेंबली लैंग्वेज के लिए एक आपका ट्रांसलेटर होगा जिसे आप जानेंगे असेंबलर के नाम से, पीछे अच्छे से लिखाऊंगा मैं, असेंबलर के नाम से। ट्रांसलेटर का नाम है असेंबलर, जो कि असेंबली लैंग्वेज को आपका मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अर्थात असेंबली लैंग्वेज को भी मशीन लैंग्वेज बनाना है। सारे हाई लेवल लैंग्वेज सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, फोर्ट्रॉन हो, कोबॉल हो, उन सबको भी मशीन लैंग्वेज में बदलना है। कुल मिला के अंतिमतः हमें हर प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन लैंग्वेज में ही बदलना है। तो असेंबली लैंग्वेज को जो बदलेगा मशीन लैंग्वेज में वो असेंबलर है। बाकी हाई लेवल लैंग्वेज के पूरे प्रोग्रामों को बदलने के लिए जिस आपका ट्रांसलेटर का उपयोग होता है उसमें आप दो नाम याद रखेंगे। क्या सर, एक है भैया आपके आई और दूसरा आपके सर और सी। आईसी सर्किट सुने थे, इंटीग्रेटेड सर्किट, मगर यहाँ वो नहीं है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। एक है आई, दूसरे है सी। आई फॉर इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर। ठीक, और सी फोर है आपके कंपाइलर। सी फोर है आपके कौन, कंपाइलर। ठीक, तो यहाँ से हमको कुल मिला क्या समझ में आया कि सर कुल कितने ट्रांसलेटर हमको पढ़ने हैं, कुल कितने अनुवादक के बारे में हमको जानना है। सर एक है आपका इंटरप्रेटर, एक है आपका कंपाइलर जो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। सर एक है आपका असेंबलर जो कि लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज के लिए उपयोग होता है। अर्थात कुल मिला के हमें जो पढ़ना है सर वो है आपका असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में। तो समझ आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो आइए इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को इस तरीके से समझाने के बाद कोई डाउट तो नहीं रहता होगा, है ना। चलिए, तो मैं बता दूं यहाँ पे आप लोगों को, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हुआ है आपका टॉपिक है अनुवादक कंप्यूटर में या ट्रांसलेटर। ठीक, हाँ सर। तो लिखेंगे आप एक सर लो लेवल लैंग्वेज, फिर आप लिखेंगे सर एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में केवल एक ही आएगा असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज में निम्न स्तरीय भाषा में केवल असेंबली और मशीन भाषा ही आती है। तो मशीन भाषा तो डायरेक्ट समझता है सर कंप्यूटर, तो मशीन भाषा को ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा। अर्थात लो लेवल लैंग्वेज में केवल असेंबली भाषा को थोड़ा ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो मशीन भाषा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर। हाई लेवल लैंग्वेज में दो सर ट्रांसलेटर हम पढ़े थे। एक पढ़ते सर हम इंटरप्रेटर, दूसरा हम पढ़े थे कंपाइलर। ठीक, चलिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर TER होगा ना, हाँ चलिए, इंग्लिश से मतलब नहीं है, इसको लिख लेंगे आप इंटरप्रेटर एग्जाम में ऐसे लिख के देगा आपको। कंपाइलर को कंपाइलर ही लिख के देता है, और आप जो एग्जाम दिए हैं पहले उनको पता होगा कि हाँ सर ये आया है क्वेश्चन कंपाइलर। अरे आपका असेंबली क्यों लिख दिया, ये है आपका असेंबलर। तो असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, तो यहाँ लिखेंगे असेंबलर।
तो क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा ट्रांसलेटर है, कौन सा अनुवादक है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम आता है। याद रखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं अनुवादक का परिभाषा में। सबसे पहले ट्रांसलेटर क्या होता है लिखेंगे कि लोअर लेवल लैंग्वेज प्लस हाई लेवल लैंग्वेज को आपके मशीन लैंग्वेज में बदलने या अनुवाद करने वाला ही आपका ट्रांसलेटर कहलाता है, या अनुवाद करने वाला ही आपका क्या कहलाता है सर? ट्रांसलेटर कहलाता है। अर्थात ट्रांसलेटर क्या है? वह युक्ति, वह टेक्नोलॉजी जो हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज को, जो किसी भी लैंग्वेज को, अर्थात लिखेंगे ट्रांसलेटर वह है जो किसी भी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, वो सब का सब आपका ट्रांसलेटर है या अनुवादक है। अर्थात तो किसी भी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में अनुवाद कर दे, ट्रांसलेट कर दे, बदल दे, वो सब आपका क्या है? ट्रांसलेटर है। जिसमें मुख्य रूप से हम 3 ट्रांसलेटर देखते हैं, जिसमें से लो लेवल लैंग्वेज में जो असेंबली लैंग्वेज है उसके लिए हम देखते हैं असेंबलर। हाई लेवल लैंग्वेज में हम 2 ट्रांसलेटर देखते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ठीक है सर असेंबली लैंग्वेज को वह कौन सा ट्रांसलेटर है या वह कौन सी युक्ति है जो असेंबली लैंग्वेज को आपकी मशीन लैंग्वेज में बदल सकती है? तो असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर ही है जो मशीन लैंग्वेज में बदलेगी, तो असेंबली को असेंबलर बदलेगी, याद रखेंगे आप। और सर इंटरप्रेटर और कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलेगी। कुल मिला के मशीन लैंग्वेज में बदलना है, क्योंकि मशीन कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझती है। मशीन लैंग्वेज जो कि 0-1 के फॉर्म में लिखा होता है, 0-1 जिसे बाइनरी डिजिट कहते हैं, बाई मतलब 2 होता है और डिजिट का टी लेते हैं, तो इसलिए बिट बन जाता है। वो आपको सब बता चुका हूं मैं। हाँ सर, चलिए आइए। अब सर असेंबलर तो समझ गए कि ये क्या करता है कि असेंबली लैंग्वेज को ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है ये असेंबलर। ठीक, यहाँ असेंबलर का सिंबल यहाँ पे ए लिख लेता हूँ मैं, ए। तो यहाँ पे ए लिख दे रहा हूँ कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट कर रहा है? ए असेंबलर। ठीक, और इंटरप्रेटर और कंपाइलर का हमको क्या समझना है सर? तो आइए इंटरप्रेटर कंपाइलर का आपको मैं समझा दूं। जो इंटरप्रेटर, इसमें आप एक ही चीज याद रखेंगे कि ये पूरे प्रोग्राम को जो कि आपके किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, या किसी भी पूरे प्रोग्राम को या पूरे प्रोग्राम को, ठीक है, या पूरे प्रोग्राम की भाषा को, तो इसलिए पूरे प्रोग्राम को लिख रहा हूं, तो प्रोग्राम की भाषा को ही वो बदलेगा। तो पूरे प्रोग्राम को आपके लिखेंगे लाइन दर लाइन अनुवाद करता है, अनुवाद या ट्रांसलेट करता है, थोड़ा लिख लें, अनुवाद करता है आपका मशीनी भाषा में। तो इंटरप्रेटर जो आप प्रोग्राम लिखे हैं उसके 1 बाय 1 हर एक लाइन को, तो पूरे प्रोग्राम को लाइन दर लाइन जो अनुवाद करता है वही आपका कहलाता है इंटरप्रेटर। याद रहेगा, इसको मैं स्पेस कर दे रहा हूं, लाइन दर लाइन आप याद रखेंगे इसमें कि ऐसा कौन सा ट्रांसलेटर है, ऐसा कौन सा अनुवादक है जो पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, लाइन दर लाइन ट्रांसलेट करता है, वो है आपका इंटरप्रेटर। ये क्वेश्चन इससे बनेगा और आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है सर, और कौन से प्रोग्राम को सर? जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम है सभी को। ठीक, चलिए फिर लिखे यहाँ पर सर कंपाइलर क्या करता है सर? तो लिखेंगे सर कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को आपका
लिख लेंगे एक साथ अनुवाद करता है मशीनी भाषा में। ठीक, हाँ सर। तो यहाँ हमको याद रखना है कि ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही ये अनुवाद कर देता है मशीनी भाषा में। आइए, या तो आप लिख दिया, आपको समझ में भी आ गया कि जो लाइन बाय लाइन अनुवाद करे वो आपका इंटरप्रेटर, और जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवाद कर दे वो आपका क्या सर, कंपाइलर। मतलब सर इंटरप्रेटर से ज़्यादा क्षमता वाला कंपाइलर होता है। तो मैं बोला हाँ बच्चे सही पकड़े हैं। तो कभी ऐसा क्वेश्चन बना के पूछ ले कि तीनों अनुवादक में सबसे ज़्यादा क्षमता वाला, सर्वाधिक क्षमता वाला कौन सा होता है, तो कंपाइलर होता है, याद रखेंगे। ठीक ठीक, चलिए कहाँ चल गए हो भाई, आप कहीं नाराज़ हो जा रहे हैं साहब। आइए आइए, बच्चों को पढ़ाना है। नहीं, हमारे नोट्स से हम बात कर रहे थे कि भागिए मत। ठीक, और क्योंकि मैं आपको जो पीछे सोर्स कोड बताया था और ऑब्जेक्ट कोड बताया कि जितने भी लैंग्वेज हैं, जितने भी प्रोग्राम यूज़र डालता है वो सब आपका सोर्स कोड है। तो सारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में जो बदल दे वही आपका होता है ट्रांसलेटर। तो उसका ऊपर डेफिनेशन ये भी लिख लेंगे कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले को ही ट्रांसलेटर कहते हैं। तो यह लिख देता हूँ। इस अनुवादक का काम क्या है सर? अनुवादक का काम है सोर्स कोड को या स्रोत कोड को आपके ऑब्जेक्ट कोड में बदलना। ऑब्जेक्ट कोड में बताया था कि सर मशीनी भाषा 01 में होती है, तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलना ही कार्य है किसका सर? ट्रांसलेटर या अनुवादक का। ठीक, सोर्स कोड मतलब क्या सर? सोर्स कोड का मतलब सर आप जो लिखते हैं सी प्लस प्लस, जावा, ये सब एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट कोड मतलब सर जो 01 में लिखा होता है सर, 01 कि 01 0 0 ये सब लिखा होता है इस कोड में। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, है ना? वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो मैटर नहीं है, समझाने के लिए बस वो है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। हाँ सर, चलिए अब आपको मैं आइए अब आपको इसको थोड़ा असेंबलर तो आप समझ गए हैं, जो असेंबली लैंग्वेज को बदलेगा वो। और असेंबली लैंग्वेज को छोड़िए, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में आपको थोड़ा समझा दूं कि सर ये लाइन दर लाइन बदल रही है, एक साथ बदल रहा है। कहने का मतलब अगर ये कोई एक पेज है तो इसमें ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन लिखा हुआ है। तो जो इसकी पहले लाइन को कन्वर्ट करे पहले, फिर दूसरी लाइन को कन्वर्ट करे, तो ऐसे लाइन बाय लाइन जो कन्वर्ट करते चलेगा वो आपका इंटरप्रेटर है। अर्थात इस एक लाइन को मशीनी लैंग्वेज में बदलेगा, फिर दूसरे लाइन को मशीनी लैंग्वेज में बदलेगा, ऐसे लाइन दर लाइन बदलते हुए जाएगा पूरे प्रोग्राम को, वो आपका इंटरप्रेटर है। और जो इस पूरे पेज को एक साथ बदल देगा, पूरे इस पेज को एक साथ बदल देगा, जितने लाइन पूरे लाइन को एक साथ, जितना इसमें लिखा है सबको एक साथ बदल देगा, वो है आपका कंपाइलर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया कि हाँ सर। और मशीन लैंग्वेज का मतलब कैसा है आपको एक बार समझा भी दे रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है पेज लाइन 1 पे प्रतीक सिंह, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ऐसे करके एड्रेस, तो एग्जाम देखेंगे ये हो गया प्रोग्राम। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले वो प्रतीक को बदलेगा 0 1 1 1 0 में, फिर सिंह को बदलेगा 0 1 1 1 1 में, डेट ऑफ बर्थ को बदलेगा 0 0 0 1 1 में, एड्रेस को बदलेगा 0 0 1 1 0 1 में। ठीक, हाँ सर, ये हो गया आपका इंटरप्रेटर का काम। किसका सर? इंटरप्रेटर का काम, कि एक एक लाइन को बदलते चल रहे हैं। ठीक, इंटरप्रेटर। इसी जगह अगर आप कंपाइलर अब देखेंगे इधर कंपाइलर, तो क्या करेगा वो, ये ऐसा पेज है मान लीजिए, तो प्रतीक सिंह डेट ऑफ बर्थ सबको बदल करके एक ही बार में लिख देगा आपका 0 1 1 1
111 लिखा ना इधर, हाँ कोड तो वही रहेगा 0111 0 समझाने के लिए 011 00011 001101। तो ये पूरे पेज को एक बार में पूरे पेज को कन्वर्ट कर देगा। ये कौन है आपका सर? कंपाइलर। कंपाइलर। उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रांसलेटर काम करता है और इंटरप्रेटर कैसे लाइन दर लाइन बदल रहा है और ये पूरे पेज को एक साथ बदल गया उसी कोड में। ठीक, चलिए मुद्दा ये नहीं कि पढ़ाना, मुद्दा ये कि समझा देना और ऐसा समझा देना कि आदमी फिर कभी ना भूले। ठीक है, चलिए अब समझ गए हैं तो हम आते हैं इसके आगे। लिखेंगे आप सर कंपाइलर। कंपाइलर इसकी कुछ विशेषताओं को आप लिखेंगे साथ में मेरे। कंपाइलर पता चलेगा सर ये एक अनुवादक है, एक ट्रांसलेटर है। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट बनता है कि इनमें से कौन आपका जो है वो अनुवादक या ट्रांसलेटर है। दे देगा आपको इंटरप्रेटर, दे देगा आपको कंपाइलर, दे देगा आपको असेंबलर और कुछ और इसके साथ जमा के दे देगा भटकाने के लिए। तो याद रखेंगे या बहुत सारा अलग नाम देगा, इसमें किसी एक का नाम दे देगा। तो ये याद रखेंगे अनुवादक सिर्फ 3 ही आपको ध्यान रखना है सर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। इसके अलावा कुछ और है वो अनुवादक नहीं है, ऐसा समझ के चलिए। आप फिलहाल आपके एग्जाम उससे बाहर का नहीं पूछेगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन वहां से सब बना के पूछ सकता है। हाँ आते हैं इस पे, कंपाइलर का लिख लीजिए जानकारी कुछ। तो कंपाइलर क्या है सर? कंपाइलर सर कोई मशीन है क्या सर? नहीं, कंपाइलर एक प्रोग्राम है। ठीक है, सब इसको मशीन या कुछ सोचते हैं कुछ रेडियो टाइप का सामान होगा, इसलिए मैं आपको पहले क्लियर कर दिया कि यह एक प्रोग्राम है, अर्थात ये खुद प्रोग्राम है। हाँ सर, तो पहला क्वेश्चन यही कि जो कंपाइलर है, जो ट्रांसलेटर है, जो आपका असेंबलर है, ये क्या होते हैं? ठीक है, तो उसमें आपके अंदर सब प्रोग्राम होते हैं। ये क्या करते हैं? तो सर ये उच्च स्तरीय भाषा को आपके निम्न स्तरीय भाषा में या मशीन भाषा में बदलते हैं। निम्न स्तरीय मशीन भाषा में बदलते हैं। ठीक, चलिए। और तीसरा इसका जो खास बात था, यह सभी कार्यक्रम को, यह सभी आपके प्रोग्राम को, यह सभी प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित कर देता है। एक साथ परिवर्तित कर देता है। समझा सब मैं चुका हूँ, बस अब लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, लिखने की जरूरत थी नहीं। ये सब परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और क्योंकि ये एक साथ पूरे प्रोग्राम को वो कर रहा है, आपको कन्वर्ट कर रहा है, तो बताइए इसको एक साथ उतने सारे सबको अपने में स्टोर करना पड़ेगा, फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लिखेंगे कि इसे अधिक, क्वेश्चन बन सकता है कि किस ट्रांसलेटर को सर्वाधिक मेमोरी की स्टोरेज क्षमता की, स्टोरेज स्पेस की जरूरत होती है? तो कंपाइलर है, क्योंकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदल रहा है, तो पूरे प्रोग्राम को एक साथ डाउनलोड करेगा अपने में, उसका पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन करेगा, तो अधिक स्पेस चाहिए कि नहीं? हाँ सर, तो इसे अधिक मेमोरी की जरूरत होती है। अधिक मेमोरी की जरूरत होती है। बस इससे इतने क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के लिए। सर ये एक प्रोग्राम है, ठीक है सर, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। सर यह सभी प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है, क्योंकि सर ये एक साथ परिवर्तित कर रहा है तो इसको अधिक मेमोरी की आवश्यकता पड़ेगी सर। तो ये क्वेश्चन इनसे बनते हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक रखेंगे अपने ध्यान में। ठीक, चलिए देख लो आप लोगों को थोड़ा ग्रीन कलर विजिबल हो रहा है या नहीं। पर चलो मैं लिखते जा रहा हूँ, बच्चों को स्पष्ट नहीं दिख रहा है, चलिए उसमें काम हो जाएगा आप लोगों का।
ठीक है सर, चलिए फिर लिखिए साथ में। आइए इंटरप्रेटर का लिखा दें हम इसी बात पे, सेम ही तो है वैसे, कुछ दिक्कत नहीं है, बाकी लिखवाते हैं फिर भी। इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर सर यह एक अनुवादक है जो सारे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, तो लिखेंगे यह भी क्या है सर, यह भी एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम है क्योंकि सारे ट्रांसलेटर यही होते हैं, तो प्रोग्राम है। ठीक, ये अभी सर आपको हाई लेवल लैंग्वेज को आपके लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। ठीक, निम्न स्त्री भाषा में बदलता है। यह जो इसका तीसरा खासियत, यह सभी प्रोग्राम को आपका लाइन दर लाइन बदलता है, लाइन दर लाइन या लाइन बाय लाइन, लाइन दर लाइन या लाइन बाय लाइन बदलता है। किसमें बदलता है? लो लेवल लैंग्वेज में। यह क्योंकि बताइए ये थोड़ा एक लाइन बदल रहा है, तो यह थोड़ा धीमा होता है, उधर पीछे पक्ष में लिख लीजिएगा, धीमा होता है थोड़ा। ठीक, इसे कम मेमोरी की आवश्यकता होती है, कम मेमोरी की आवश्यकता होती है। कम मेमोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि इसको एक बार में एक ही लाइन बदलना है, तो ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता इसे नहीं है, कम मेमोरी की आवश्यकता होती है। ठीक, ठीक है सर, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है सर, इसमें कम मेमोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है सर, यह कंपाइलर की तुलना में थोड़ा धीमा होता है क्योंकि सर एक एक लाइन बदल रहा है, तो सर टाइम तो लगेगा ही सर। सर ये लाइन बदलता है प्रोग्राम को सर। ठीक है सर, यह सर हाई लेवल लैंग्वेज को सर आपका लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, और ये खुद एक प्रोग्राम है, तो हो गया ये। तो पीछे जो आपको पढ़ा है तो उसमें लिख देता हूँ कि यह थोड़ा तीव्र होता है। ठीक, यह तीव्र गति से कार्य करता है, क्योंकि यह एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को बदल दे रहा है। तो क्योंकि पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदल दे रहा है, इसलिए यह जो है आपका थोड़ा तीव्र होता है, थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि पूरे प्रोग्राम को एक ही साथ बदल दे रहा है। तो ऐसा एरो फिर ऐसा एरो सब एक दूसरे रिलेशन है, क्योंकि एक साथ पूरा परिवर्तित कर दे रहा है तो अधिक मेमोरी की आवश्यकता होगी, और इसलिए तीव्र गति से काम कर रहा है क्योंकि एक ही बार में पूरे को बदल दे रहा है। तो ये ध्यान रखना है हमें। ठीक, चलिए हो गया। अब आते हैं असेंबलर में। लिख लीजिए असेंबलर, असेंबलर। ठीक है, इसमें लिखेंगे आप, वैसे तो सब जान चुके हैं मगर फिर भी लिखाना मेरा काम है, असेंबलर, इसलिए लिखवा दे रहा हूं मैं। लिख लीजिए कि असेंबलर यह भी एक प्रोग्राम है, यह एक प्रोग्राम है। क्या करता है सर ये? सर ये केवल असेंबली लैंग्वेज को, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, जो लो लेवल लैंग्वेज ही है, मगर उसको भी लो लेवल लैंग्वेज होने के बाद भी उसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो यार इसको ध्यान रखिए बस यही, कि यह केवल असेंबली लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ये केवल असेंबली लैंग्वेज या भाषा को, असेंबली लैंग्वेज को आपके मशीनी भाषा में बदलता है।
मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। तो इसका मतलब विशेष एकदम हाँ सर, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज को ही मशीनी लैंग्वेज में बदलेगा। ठीक है सर। इसका दूसरा जो खास बात है याद रखेंगे सर, असेंबली लैंग्वेज का खास बात क्या है कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो आपके निमोनिक कोड में लिखी होती है। तो असेंबली लैंग्वेज जो कि निमोनिक कोड में लिखी होती है, इसलिए थोड़ी आसान होती है मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करना। निमोनिक कोड क्या होता है मैं आपको पहले ही बताया था, जैसे बोल रहा है आपको ऐड XY, ठीक है, लोड X5। तो ऐसा जो कोड टाइप का वहाँ जिक्र है, इसलिए कोड है ऐड लोड, इसलिए वैसे कोड का उपयोग हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे निमोनिक कोड। ऐसे जो लैंग्वेज लिखे रहते हैं उसको, तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा मशीनी लैंग्वेज जैसा दिख रहा है, इसीलिए निमोनिक कोड में असेंबली लैंग्वेज लिखा होता है, और असेंबली लैंग्वेज को ही मशीनी लैंग्वेज में बदलने का काम आपका असेंबलर करता है। ठीक। तो चलिए अब आप लोगों को मैं यही आप सबसे विराम लेता हूँ, और आप सबसे या कुछ बता दूँ क्या थोड़ा सा आप लोगों को? चलिए थोड़ा बता भी देते हैं नहीं तो। कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना रहे। मिल जाएगा तो अच्छी बात है ना। कभी आपसे घुमा, जो आपको बताया उसी से पूछ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे कि कैसे क्वेश्चन घुमाता है, तो ध्यान दीजिए कि अगर बोल दे कि एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखा प्रोग्राम कहलाता है। पूछ ले आप लोगों से और ऑप्शन दे दे ABCD, ये सब बताएंगे आप लोग, मैं पीछे बता चुका हूँ आप लोगों को सब। तो ऑप्शन दे दे सर मशीन कोड, सर आपका असेंबली कोड, सर आपका सोर्स कोड, सर आपका ऑब्जेक्ट कोड। इसको क्वेश्चन नंबर मैं 2 लिख दे रहा हूँ, तो इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 2 करके देंगे। ठीक। तो आप बताइएगा, मैं पीछे बताया हूँ, देख रहा हूँ आप लोगों को कितना समझ है आप लोगों को जो पढ़ाया हूँ मैं। घुमाने के लिए क्वेश्चन का एक लैंग्वेज आपको दिखाने के लिए एक और लाइन बता देता हूँ मैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन एक भाषा, ये तो बता देंगे मेरे बच्चे इतने भी गधे नहीं है, पता है मुझे, एक भाषा प्रोसेसर है, ऐसा देता है क्वेश्चन, और आंसर देते हैं आप लोगों को ABC और D देते हैं आपको असेंबलर, कंपाइलर, ये कंपाइलर नहीं लिखते हैं, ठीक है। आपका ट्रांसड्यूसर,
ठीक है, ट्रांसक्रिप्टर और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका भी आंसर देंगे। पहले वाला क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन बीच वाला क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 3 है। ऐसे करके आंसर देंगे। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है ना, ताकि आप लोगों को जो भ्रम है आप लोगों के अंदर में पूछता है। एक और आपको दिखाता हूँ, लैंग्वेज जो आपको पढ़ाया उसी से ही आप बताइएगा। इसका भी जो पढ़ाया आपको देखना पड़ेगा ना भाई। क्वेश्चन 4 लिख लीजिए कि आप कितने पानी में हैं। तो बोलता है कथनों की एक श्रृंखला जो बताती है, कथनों की एक श्रृंखला जो बताती है कि डेटा कैसे प्रोसेस किया जाता है, किया जाना है, वह कहलाती है ऑप्शन लिखेंगे ए बी सी और डी है इसका इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, और उनसे भी निवेदन है जो किसी और जगह से पढ़े हैं, जिनको बस कंप्लीट चाहिए तुरंत कोर्स के, सर खत्म करा दो कल ही, तो कहीं और से खत्म करके आए हैं, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, पहली बार आए हैं, वो दे के दिखाइए तो मान जाओ कि हाँ आप खत्म करने के लिए पढ़े और आपको सब आता है और आप एग्जाम में सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, बहुत ईजी जी पूछा हूँ मैं, जबकि ना जो पढ़ाया हूँ एकदम तुरंत उसी में से पूछा हूँ सब। कंपाइलर और आपका इंटरप्रेटर। और जो आंसर नहीं देंगे तो अगली बार आपको ऐसा क्वेश्चन बना करके इस फॉर्मेट में मैं भी उसका आंसर नहीं बताऊंगा, तो आप भूल जाइए। ठीक है, चलिए तो बताएंगे आप। ठीक है, हाँ बताया था मैं कि जो पहला कंप्यूटर या माउस किसने बनाया, तो बताया था कि पहला कंप्यूटर या माउस डगलस सी एंजलबार्ट ने बनाया था। ठीक है, माउस को नहीं लिख दे रहा हूँ सर, पहला कंप्यूटर या माउस जो था वो डगलस सी एंजलबार्ट ने बनाया था, और वो भी आपका लकड़ी का बना हुआ था। उसके इमेज भी मैं आपको पीछे दिखा चुका हूँ पहले, तो उसके लिए मत बोलिएगा कि सर हमको नहीं पता है। ठीक है, चलिए एक और यहीं पे देता हूँ मैं आप लोगों को क्वेश्चन, ये भी लिख लीजिए बस। आपका फुल फॉर्म आप इसका देखिएगा, मैं आपको बताया था इसलिए। चलिए उसको अलग अलग क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम मत हो जाए आप लोगों का। चलिए लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन तो लिख ही सकता हूँ, बताएंगे। ये बहुत इजी है, मैं आपको जो फुल फॉर्म वाला सीरीज बताया था उसमें से क्वेश्चन है कि FAQ का फुल फॉर्म क्या है। सर्च नहीं करना है, खुद से बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जितना भी देख लेना आप लोग, 5 है शायद ये ना। तो लिखेंगे आप A B C और D, तो लिखेंगे फ्रीक्वेंटली एलोकेशन कोटेशन, फिर आपका फ्रीक्वेंटली एजेंट क्वेरी, फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन,
फिर है आपका फ्रीक्वेंटली allocated query। चलिए बताइएगा ये भी मुझे आप लोग, ठीक है। और इसी में बता रहा हूँ, बताइए कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग देखा गया था, मैं याद करवाया था, ये भी बताइएगा। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग देखा गया था, किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग देखा गया था, किस पीढ़ी में आपके इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग देखा गया था, किस पीढ़ी में आपके वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को देखा गया था, और किस पीढ़ी में आपके अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को देखा गया था। ये सब का आंसर एक साथ लिख के दीजिए मुझे आज, ताकि मैं देखूँ कि आप कितने पानी में और कितना आप लोग हवा मुड़ रहे थे और कितना आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे पढ़ाए हुए में से। ठीक, तो हमको ये देखना है कि जो बच्चे कहीं और से पढ़ के आए हैं, जिनको बोलते हैं सर बस पढ़ा खत्म कर दो सर, तो जो कहीं और से पढ़ के खत्म करके आए हुए हैं वो इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे, जो कि बहुत ही ईजी है, ऊपर ऊपर से पूछा हूँ मैं। और अगर आप खुद अपना अपने आप को जज कीजिए कि क्या मैं सही आंसर दे रहा हूँ, तो हाँ मेरी तैयारी ठीक है, मेरे को जरूरत नहीं है सर का, मैं अपना पढ़ूंगा वैसे ही, और सर का क्लास एक देखते रहूँगा हर दिन धीरे धीरे, बाकी मेरा तैयारी सही दिशा में चल रहा है। और जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, वो अब देखिए कि आप जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और रिवीजन नहीं कर रहे हैं, क्या उनको ये सब चीज़ एक बार में याद आ रहा है? अगर आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा तुरंत रिवीजन कीजिए, और जिनको याद आ रहा है वो एक बार और रिवीजन कीजिए कि आपसे फिर कभी गलती ना हो। तो इस तरीके से ही चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों का आंख खुलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ों से, उसी चीज़ का आपको अनुभव हो, इसलिए मैं आज ऐसा क्वेश्चन लिख करके दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार, बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, और आप मेरे बराबर वालों को कैसे हो मेरे यार, नमस्कार, जय हिंद, जय नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।